मुझे याद है जनवरी 2012 की बात, जब मैंने और तारिक फ़तेह जी ने बातचीत यूट्यूब पे शुरू की, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस वक्त कोई भी ऐसी बातचीत यूट्यूब पे मौजूद नहीं थी। यूट्यूब भी एक तरह से नया नया था, और हमारी वो बात 2012 जनवरी में जब रिकॉर्ड हुई तो वो भारत में एक तरह से वायरल हुई, और हमें उसका फीडबैक दोनों को आया। उसके बाद समय बीतता चला गया और बहुत सारे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग यूट्यूब चैनल्स पे आए, हमें खुशी हुई। मुझे याद है कि ना सिर्फ तारिक फ़तेह जी, उसके बाद मैंने हमीद बशानी साहब के साथ बातचीत की और भी कई साथियों के साथ बातचीत की। फिर पाकिस्तान में और भी चैनल्स आए, फिर कई कमेंटेटर्स आए, जैसे प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब हैं, और हम भी सब कमेंटेटर्स के तौर पर भी पेश होते रहे। इसी दौरान भारत में भी बहुत बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल्स आए, क्योंकि यूट्यूब प्रोग्रेस कर रहा था, नए लोग आ रहे थे जिनकी नई आवाज़ थी, नई पहचान थी, और उन्होंने अपना नाम कमाया। संजय डिक्सट जी उनमें से एक हैं, मेजर गौरव आर्या हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें एक हैं। पाकिस्तानी अगर नामों में से देखा जाए तो आरिफ अजाकिया जी ने लंदन से शुरू किया। तो इसी तरह भारत से जो नाम आए, जिन्होंने बहुत भरपूर तरीके से अपनी पहचान बनाई, उनमें सोनम महाजन भी सफ़े अव्वल पे हैं। बहुत आर्टिकुलेट हैं, बहुत बढ़िया उनका यूट्यूब चैनल है और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बंगलौर से वीडियो लिंक पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैंने थोड़ा सा परिचय सोनम जी बांधा। मुझे 2012 अपने बड़े भाई जनवरी के महीने में याद हमेशा आते हैं। तारिक फ़तेह जी के साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था, आपका भी उनके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। तारिक जी और मैंने एक शो किया गालबन 12 जनवरी 2012 को, और वो एक तरह से वायरल हुआ। और उसके बाद आप सारा मंजरनामा आप भी ऑब्ज़र्व कर रही हैं, देख रही हैं, तो आप कैसे देखती हैं सारे मंजरनामे को? जी, तारिक साहब का और इन लोगों का एक सेंटेंस में नाम लेना भी मेरे हिसाब से बहुत डिससर्विस हो गई तारिक फ़तेह साहब को। उनकी एक लेगेसी थी, वो एक सेलिब्रेटेड ऑथर थे, बावजूद इसके उनके अंदर कोई तकब्बुर, कोई घमंड आपको ऐसा नजर नहीं आता था। इनफैक्ट आपको पता ही है, मेरे तो उनके साथ बहुत खास रिश्ते थे। मुझे अपनी बेटी की तरह उन्होंने माना, हमेशा हर अच्छे बुरे टाइम में सपोर्ट किया। उनके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था, और जब भी हम लोग भी बात करते थे तो हम उन्हें कहते थे कि आप हर किसी को जो है अच्छा समझ लेते हैं, आप किसी का बैकग्राउंड चेक भी नहीं करते, आप सिर्फ कभी-कभी सिर्फ इस बिना पर कि सामने जो कोई आपसे हेल्प मांग रहा है वो लड़की है, तो आप सिर्फ इस बेसिस पे, क्योंकि वो एक लिबरल आदमी थे, एक फेमिनिस्ट सोच उनकी थी, तो वो बिना किसी मतलब के बहुत लोगों को सपोर्ट कर दिया करते थे। अगर आप इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की हिस्ट्री देखें, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और तारिक फ़तेह का बीच, मतलब उनके बीच में तो मुझे दूर दूर तक कोई मतलब समझ नहीं आता है कोई भी कनेक्शन। पर अगर आप इन लोगों को देखें तो शुरुआत में इन्होंने तारिक फ़तेह साहब का बड़ा इस्तेमाल किया, उनको अपने चैनल्स पे लाया। अच्छा, इनमें से कुछ की तो पकड़ दकड़ हुई इस वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तारिक फ़तेह साहब को उनके काफ़ी दुश्मन थे। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा उनको टारगेट करने की कोशिश की। कभी कभी तो यहाँ तक बातें पहुंच गई कि उनके ऊपर मतलब असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी प्लान किए गए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो जब इन लोगों ने उनको बुलाना शुरू किया तो कुछ को तो कॉल्स आ गई, पर कुछ जो थे वो बचे रहे उसमें से, और उन्होंने उनकी साथ अपनी एसोसिएशन का भरपूर फायदा उठाया। सडनली वो पिक्चर में आ गए। इस वजह से इनमें से कुछ लोग जो हैं उनकी एक किस्म की इंडिया में पेनिट्रेशन हो गई। और अब क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि एक भले आदमी के साथ कोई एसोसिएट कर रहा है, उसके साथ उसके शोज आ रहे हैं, जिसको भारत में बहुत पसंद करते हैं लोग, जिसकी भारत में बहुत मकबूलियत है, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ एक लेजिटिमेसी जो है वो अटैच हो जाती है। और उस तरह से ये लोग जो है धीरे धीरे करके हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसका हिस्सा बनते चले गए। पहले इनके बड़े डिफरेंट व्यूज होते थे, बाद में बिल्कुल इनके व्यूज जो है तब्दील हो गए। मैं इसमें डॉक्टर इश्तियाक साहब जैसे लोगों की बात नहीं करी, जाहिर सी बात है वो एक इंटेलेक्चुअल है, उनकी भी एक लेगेसी है, बहुत अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हैं। मैं बात कर रही हूँ इन लोगों की जो सिर्फ जिनका काम यही है यूट्यूब चलाना।
तो इस तरह से ये लाइक आई सेड कि मेन स्ट्रीम हो गए यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे हमने एक किस्म का नोटिस किया कि देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें वही दिखा रहे हैं जो वहाँ सच्चाई है, बहुत एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव जो है हमें दिखाया जा रहा है, और वो चीजें हमें बताई जा रही हैं जो एक्चुअली जो जमीनी हकायक से जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में सब भारत से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान में सब भारत के साथ तिजारत चाहते हैं, पाकिस्तान में अब सब समझ चुके हैं कि पार्टीशन में गलती थी, तो बार बार वहाँ के पॉलिटिशियंस को हिट करना यहाँ पे दिखाने के लिए कि भाई हम तो बड़े एंटी स्टेट हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में सियासतदान को गाली देना तो कोई बड़ी बात मानी ही नहीं जाती। तो ये कभी भी आप देखें, कभी जनरल्स को डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे, पर लोगों को इन्होंने बहुत एक हद तक बेवकूफ बना लिया। मैं तो इन लोगों को इसी तरह देखती हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख, मुझे नहीं लगता इनकी कोई आइडियोलॉजी है। जितने मैंने देखे हैं पाकिस्तान से यूट्यूबर्स, कुछ है उनमें से एक दो जिनका शायद थोड़ा उनका कंटेंट में तो उतना स्टैंडर्ड नहीं है, पर जब व्हेन इट कम्स टू देयर कन्विक्शन आपको थोड़ा स्टैंडर्ड नजर आता है कि दे स्टिक टू देयर वर्क नो मैटर व्हाट। उनको क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता, उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। दे आर बेसिकली फॉर हायर, कि आप कोई काम बोला आप करें। पर कुछ ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, दे डोंट हैव अ स्पाइन, दे कैन नॉट स्टैंड अप टू पीपल, दे कैन नॉट स्पीक ट्रूथ टू पावर वेदर इट्स हियर और देयर। मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, इसके बेसिस पर उनको पता है कि यहाँ के लोग बड़े जज्बाती हैं, तो इस तरह से लोगों के दिल में जगह बनाई जा सकती है और हमारी जो खुद की जेबें हैं उनको भरा जा सकता है। दैट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। जी, आपने बात की कि एक अपॉर्चुनिज्म का मामला है, उसमें एक सेट एजेंडा भी है, वो सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जो भी यूट्यूब पे शोज़ करते हैं, आप भी करती हैं, तो आपको आइडिया है कि कंटिन्यूसली बातें करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व किया, वो थोड़ी सी इस तरफ की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी उस तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे चेंज भी हुए, बदले भी वक्त के साथ। या तो वो मुकम्मल पाकिस्तानी रियासत के नैरेटिव में चले गए, या वो थोड़े से भारत की तरफ चले गए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो भी काम करेगा, पाकिस्तान में रहते हुए आप एंटी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा सकते। तो ये जो इन रोड्स बनाना है यूट्यूबर्स का, उसमें आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं? फ्रैंकली मैं कनाडा में बैठ के देखता हूँ, ये मोनेटाइजेशन कोई हमें बहुत ज़्यादा वर्थ ही नहीं कर रही होती, जितनी इससे कंट्रोवर्सीज जन्म लेती हैं, जितना इससे टेंशन आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं? जी, जो लोग सलाहियत रखते हैं और नौकरियां करने की, या जो और भी अपने लिए बेहतर एक करियर जो है उसको कार्व आउट कर सकते हैं, उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप कनाडा में रहते हैं, मैं दुनिया के जो जो क्या कहते हैं उसको कि महंगे तरीन शहरों में से एक शहर में रहती हूँ भारत में। आपको पता है बैंगलोर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो यहाँ पर तो इन सब चीज़ों से तो आप उतना नहीं कमा सकते कि आप अपने एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन कर सके। और जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी नहीं है, ना तो कनाडा में कमी है, ना तो भारत में भी। जिनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो अपने लिए बना लेते हैं, सीधी बात है। पर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। मतलब ताहिर जी, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पर मतलब माँ बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ मत करो, यूट्यूब चैनल बना लो। अगर एक भाई का है या एक बहन का चैनल एस्टैब्लिश्ड है तो कहा जाता है कि भाई अपने सिबलिंग को भी तुम स्टैंड करो, उसको भी एक चैनल खोल के दो। मतलब वहां पर यूट्यूब चैनल को एक सरमाए के तौर पर देखा जा रहा है, एक मतलब प्रॉपर्टी के तौर पर देखा जा रहा है कि कल इस बच्चे का रिश्ता भी होगा तो भाई हम बताएंगे कि हमारे बच्चे का इतना सक्सेसफुल चैनल है। ये मैंने खुद लोगों से बातें करके मुझे पता चला, जिनको मैं खुद जानती हूँ। तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि कोई कैसे एक यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलाई कर सकता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, और जाहिर सी बात है लोगों के पास फिजूल वक्त भी बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो एक आप टैगलाइन पढ़ लें और उसके बाद आप उसको घिस घिस के आप आधे घंटे का प्रोग्राम उससे बना सकते हैं। भाई हम लोगों को तो एक 15 मिनट का वीडियो बनाना होता है तो मतलब घंटों पढ़ना पड़ता है। भाई मुझे तो बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि नोबडी कैन बी नो इट ऑल ना, कोई भी इस दुनिया में अकले कुल तो है नहीं।
तो हमें पढ़ना पड़ता है। पर उस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच में हंसी मजाक डाल देते हैं, इधर उधर के जोक्स क्रैक करेंगे, बीच में ही भी कर देंगे, जो चीजें मैसेज को अपील करती है, राइट। तो इस तरह के कुछ हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, जैसे लूज टॉक्स करना, स्मॉल टॉक्स करना, पर्सनल अटैक्स भी बीच बीच में डाल देना किसी पर। आप ठीक है, किसी के ऊपर आपको कमेंट करना है, आप उनके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स पे कमेंट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम पब्लिक लाइफ में हैं तो वी आर एक्सपोज्ड टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रूटनी। पर मतलब बहुत लोअर लेवल के अटैक्स करना, मतलब जेलसी में आ जाना। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सड़कों पर यूट्यूबर्स लड़ते नजर आते हैं एक दूसरे से। डेस्पिरेशन का ये हाल है कि एक दूसरे की शिकायतें कर दी जाती हैं FIA में कि भाई ये एंटी इस्लाम कंटेंट बना रहा है, ये प्रो इंडिया है तो मैं नहीं हूं, मतलब जबकि सब उसी दौड़ में है। सबको यही है कि भारत में किसी तरह से भैया हमारा नंबर लग जाए। तो इस तरह से इन्होंने इनरोड्स बनाई है कि जो इनके एक्चुअल ख्यालात है वो कुछ और है, बोला वो जा रहा है जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं तो आपकी बात से भी अब आपकी बात से मैं नहीं अब इत्तेफाक रखती अगर आप कहते हैं कि कुछ लोग इवॉल्व हो गए। इनफैक्ट मैंने ये मार्जिन बहुत लोगों को दिया, फिर मेरी आंखें खुल गई। फिर मुझे लगा कि भाई पाकिस्तान में थिंग्स गेट सो मर्की कि आप कभी किसी के लिए वाउच कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है, आज आपने किसी के लिए वाउच कर दिया, कल वो आदमी आपके मुंह पे ऐसा तमाचा मार दे, क्योंकि उसके अंदर सामने इंटेग्रिटी है या नहीं है, वी डोंट नो। वी टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। अगर आपका कोई नंबर मुझसे मांगेगा ताहिर जी, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पहले आपसे पूछूंगी ना। इन लोगों को ये बेसिक मैनर्स जो है ये छू के भी नहीं गुजरे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मे बी आई एम इन सम वेज, बिकॉज आई रियली हैड दीज एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ टाइम्स. So I do have a reason to even form this generalization, if at all I'm doing that. कि नंबर दे देना और मतलब शोज को इतना इस तरह से लेना लाइटली कि आपको लास्ट मिनट तक आपका यही नहीं बताएंगे कि टॉपिक क्या है, क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। दे जस्ट वांट समवन टू कम सिट विद देम, टॉक फॉर 20 मिनट्स, डील डन। मतलब इनको उसके ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। तो स्लोली आई ऑब्जर्व दीज थिंग्स। इनफैक्ट हमारे जैसे लोगों की भी बहुत गलती है कि जिनको भारत में लोग नहीं जानते थे उनको हमने बहुत विजिबिलिटी दिलाई इन आवर ओन हम्बल कैपेसिटीज। मैं तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं हूँ, हमसे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने इन लोगों को बहुत पेट्रनेज दी, पर मैं भी अपने आप को इससे एब्जॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि मैंने मार्जिन दिया। बीइंग a well-intentioned human being, I thought, you know, some of these people may have evolved, but then I noticed certain things, and I came to this conclusion based on hard evidence that I was shown that things are not the way they are being shown to us. सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन रहता ही यही है सबसे कि क्या आप आज के भारत को जानते हैं, समझते हैं? पाकिस्तान में ये आगही नहीं है। मैंने अपने व्लॉग्स में कई बार इवन नजम सेठी एक सीज़न वहाँ के कमेंटेटर हैं, उनके हवाले से मैंने पिछले महीने बात की। मैंने कहा दुख ही होता है कि अगर नजम सेठी भी आज के भारत को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। प्रोफेसर इश्तियाक साहब की आप भी रिस्पेक्ट करती हैं उनकी किताबों के कॉन्टेक्स्ट में, मैं भी करता हूँ उनकी किताबों के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा तो बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे भी ये गिला उनसे होता है कि हालांकि वो भारत तो मुतवातर जाते हैं, मगर भारत मुतवातर जाने के बावजूद, अपनी इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रखने के बावजूद, वो भी एक तरह से मोदी फोबिया, और मैं कहूँगा वो इस बात को नहीं मेरी पसंद करते, ये एक हिंदू फोबिया का मामला भी है। वो भी उसमें मुब्तला हो गए कि जी ये देखिए अगर मोदी जी तो बर्बाद कर देंगे अगर आगे। मैंने कहा ये वेस्ट का जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाला एजेंडा है आप क्यों बाय करते हैं? खैर उनकी अपनी मर्जी है, हम फिर भी जो उनकी अच्छा काम है वो तो इज़्ज़त करेंगे। लेकिन ये जो एस्पेक्ट है भारत को ना समझने का, भारत के साथ जुड़ने के बावजूद। जी अगेन इसमें भी दो मुख्तलिफ कैटेगरीज की हम बात करें। एक तो हो गए जो यूट्यूबर्स, भाई इनको ये तो किसी गिनती खाते में नहीं आते ना, इनको आप कैसे सीरियसली ले सकते हैं? आप मुझे ये बात बताएं, क्या आप 5 साल पहले वही शख्स थे जो आप आज हैं? नहीं है ना। आप 5 साल में तब्दील हुए। मैं 5 साल पहले जो थी आज मैं वो नहीं हूँ। इंसानों में बहुत तब्दीली आती है ओवर द इयर्स। आप बहुत चीजें लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें अनलर्न करते हैं। दैट इज हाउ लाइफ हैपेंस टू यू। पर आप इनमें से किसी को भी उठा के देख ले जो इनके यूट्यूबर्स है, ये जैसे आज से 4 साल पहले बात करते थे वैसे ही आज करते हैं। आप यहाँ से देखिए कि इनके अंदर तो इंटेंशन ही नहीं है ना कुछ जानने की। लाइक आई सेड, दे आर जस्ट देयर फॉर बिजनेस। अगर आप सच में किसी चीज को लेके कन्विक्शन फील करते हैं, आप सच में भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, आप भारत की डेवलपमेंट को, भारत की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं लेजिट वे में,
तो आपकी नॉलेज में कुछ तो इजाफा होगा ना, वो लोगों को नजर आएगा ना कि भाई ये बंदी या ये बंदा आज से 4 साल पहले ऐसे बात करता था, आज ये डिफरेंट है, आज ये he or she comes across as a more learned person, but that doesn't happen. So उनको तो आप भूल जाइए ना, उनकी तो कोई इंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि उनको आज तक इतने लोगों ने उनके मुंह पे बताया कि भाई जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर नहीं है, उनके मुंह पे साबित किया है जो आपके पास पीओजे के है वो मकबूजा है, पर वो फिर भी जब उनकी बात होती है तो वो मकबूजा मकबूजा ही कहते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर अ ब्रीफ। अब जो आ गई दूसरी कैटेगरी, जो इंटेलेक्चुअल्स, जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान का, इनका मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू फोबिया तो है ही, डीप सीटेड हिंदू फोबिया इज डेफिनेटली देयर। Apart from that, there are, you know, delusions of grandeur, there are illusions of supremacy. अब जाहिर सी बात है, ये जो लोग हैं ये वही करिकुलम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं ना, जैसे कि एक पाकिस्तान के आपको सड़क पे चलता हुआ आदमी कभी मिल जाता है जो कहता है कि जो मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो ये हिंदुस्तान जाके जिहाद करेगा। जाहिर सी बात है, इन्होंने भी वही बुक्स, वही कंटेंट कंज्यूम किया है व्हेन दे ग्रू अप। तो ठीक है, हो सकता है आप जब बड़े हुए, आप दुनिया में बाहर गए, आपने हिंदुओं को आमने सामने देखा, आपको समझ में आया कि हिंदू के सर पे ऐसा नहीं है कि 2 सींग लगे हुए हैं, या हिंदू इतना जालिम है जैसे हमें बताया, या इतना अनसिविलाइज्ड है जिस तरह से हमें सिखाया गया। तो ठीक है, उनमें शऊर आ जाता है, वो ओवर द टाइम इवॉल्व हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो डीप सीटेड हिंदू फोबिया होता है ना, वो आपके अंदर एंट्रेंच्ड होता है, क्योंकि आपको उस तरह से कंडीशन किया गया है, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको सिखाया गया है। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, आप वो एक दिन में नहीं निकाल सकते, आपका जितना मर्जी स्कॉलरली वर्क हो, या तो वो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको जैसे तारक फतेह साहब थे, उन्होंने जिंदगी में कभी परवाह ही नहीं कि किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा। वो कहते थे जो वो महसूस करते थे, और बहुत अनपॉपुलर स्टैंड्स भी ले लेते थे। वो कभी कभी वो पूरी दुनिया से पंगा मोल लेते थे सिर्फ सच की बिना पे। हर किसी में उतनी हिम्मत नहीं होती। ही वॉज एन एक्सेप्शनल मैन, ही डिडंट इवन आइडेंटिफाई एज अ पाकिस्तानी, ही डाइड एन इंडियन। ही ऑलवेज सेड कि मैं पैदा चलो वहां हुआ, पर मैं मरूंगा एज अ हिंदुस्तानी। ये जो दूसरी कैटेगरी है, ये एक तो वो लोग हैं जो 1947 के पहले ही स्टक हैं, ये एक आइडियलिज्म की दुनिया में जीते हैं। ये आज तक यही एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि पार्टीशन हो चुकी है भाई साहब, अब आगे बढ़ जाइए। एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो चुका है ना, हमें आपका हिस्सा चाहिए, आपको हमारा जरूर चाहिए, जो हम आपको देंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपका हमें चाहिए नहीं। तो उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करिए, इतना भी किसी के ऊपर मत चढ़िए कि कोई आपको गिरा दे, इतना भी कहते हैं ना मीठा मत बनो कि कोई निगल दे, और इतना भी कड़वा मत बनो कि कोई थूक दे। एक बैलेंस बना के चलना है। हम 2 डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, नहीं हम एक लोग नहीं है। एक टाइम था जब हम कहते थे हम एक लोग हैं, आप नहीं मानते थे, आज हम नहीं मानना चाहते। हम क्यों आपके जैसे, आप खुद बताइए ताहिर जी, वी डोंट हैव एनी गुड रीजन टू से वी आर द सेम पीपल। आर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज नोन फॉर द सेम थिंग्स इन द वर्ल्ड? यू हैव टू वर्क अ लॉट। और जस्ट बिकॉज आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप दुनिया को ये भ्रम मत दीजिए कि आपके मुल्क में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, आप जैसे लोग हैं, हम मानते हैं, वेल इंटेंशनड लोग हैं पाकिस्तान में, मैं खुद बहुत लोगों को जानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ फैलाएं ना, आप ये कहें कि ये जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग बहुत है पाकिस्तान में। दैट्स नॉट द ट्रूथ, रियलिटी इज डिफरेंट, यू स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे। तो ये लोग स्टक है, और ये लोग आइडियलिज्म की दुनिया में जी रहे हैं। एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी की इस चीज को बड़ा पसंद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, शुरू से खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुसलमान का सोचा। इनफैक्ट उसको मतलब महात्मा गांधी को तो इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों का सोच रहे थे, इवन आफ्टर पार्टीशन। तो भाई, जब आप एक ऐसी पार्टी को प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, ये मानते हुए कि वो मुसलमान परस्त पार्टी थी, तो आपका क्या, आप कैसे बुनियादी तौर पर इख्तिलाफ कर सकते हैं एक ऐसी पार्टी के साथ जिसको आप प्रो हिंदू पार्टी मानते हैं? अगर आप सेक्युलर होते तो आप सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करते ना। आप ये नहीं कहते कि भाई नेहरू का दौर बहुत अच्छा था, तब इलेक्शंस बिल्कुल सही थे, आज ही हिंदुस्तान में जो सारी चोरी हो रही है, जो वहां पर रिगिंग होनी है, वो सब आज हो रही है। मतलब आप दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं सिर्फ एक शायद की बिना पर, और जब लोग इसको लेकर रिएक्ट करें तो ऑल यू हैव टू ट्रेड इज लाइक इंसल्ट्स। इट डजंट वर्क दैट वे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। हम तो यहाँ पे डिबेट करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, वो तो हमें इनकरेज करते हैं। तो शायद एक ये भी बात है कि मजहब की भी बात होती है पाकिस्तान में, जिस तरह की लोगों की
एक रिलीजियस कंडीशनिंग है वो इस तरह की है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। ऑन द अदर हैंड मतलब हमारे मजहब में तो इस चीज को बड़ा इनकरेज किया जाता है कि आपको टाइम टाइम पर हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए। दैट इज हाउ यू इवॉल्व। तो वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। तो दैट इज व्हाई आई से वी आर पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। इफ वी वरंट, then we can always sit and debate like normal people, but unfortunately that doesn't happen. That shows that we are not the same people. जी, जो तमाम कैटेगरीज़ हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, एक तो सिंपल यूट्यूबर्स हैं, दूसरा कमेंटेटर्स हैं, तीसरा इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सब मिल के भी आज अगर कांग्रेस को अच्छा कह रहे हैं तो कांग्रेस की तो भारत में सरकारें 4 साल तो कम से कम रही हैं। तो तब कौन सा इन्होंने कांग्रेस के दौर में भारत के साथ प्यार की पींगें चढ़ा ली थी, या कौन सा इन्होंने कांग्रेस के जो मुख्तलिफ अदवार आए उसमें इन्होंने भारत को या इवन कांग्रेस को अप्रिशिएट किया था? तब भी भारत को इन्होंने दुश्मन माना था और काफिर देश माना था। तो इस एंगल को आप कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट जब भी हिंदुस्तान की तरफ से रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान की तरफ आउटरीच की गई है तो आप देखिए उसमें बीजेपी डोमिनेट करती है। Atal Bihari Vajpayee Sahab took a great initiative. He went to Pakistan. He went to Minare, Pakistan. He gave it in writing. Dudes, take it from me. We accept you. We want you to grow. What else could he do? He comes back. You give us a war. Narendra Modi becomes the prime minister. He takes all the risk. वो जाते हैं पाकिस्तान against all the advices कि नहीं I मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये एक प्रॉब्लम है। वो चीजों को ना कभी कभी ईगो पे भी ले लेते हैं। उनको लगता है कि जो सबसे मुश्किल काम है ये तो मुझे खुद ही करना है। तो आई एम श्योर कि जिस तरह का उनका खुराफाती किस्म का दिमाग है, उनको लगा होगा कि सब कहते हैं पाकिस्तान से नहीं बन सकती, मैं बताता हूँ, मैं अपनी जादू की झप्पी दे के आता हूँ नवाज शरीफ को, तो क्या बता ये भी इंसान के बच्चे हो बाकियों की तरह, ये भी लाइन पे आ जाए। एंड यू नो ये दे अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकल लाइफ डजंट वर्क दिस वे। ही ट्राइड हिज बेस्ट। और क्या कर सकते थे? आपको सबने एडवाइस किया, आप उधर गए हो, आप क्या मिला? उनके आते ही हमारे यहाँ फिर से एक टेरर अटैक हुआ। पुलवामा में हमला होता है। फवाद चौधरी असेंबली में कहता है ये हमने कारनामा अंजाम दिया है इमरान खान की क़यादत में। मानता है कि नहीं मानता? तो और हिंदुस्तान से आप क्या तवक्को रखते हैं कि हम आपके सामने बिछ जाएं, थाली लेके आ जाएं कि आए आप अपने दहशतगर्दों को भेजें, हमारे लोगों को वो मारे? आप हाफिज सईद को जो है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बोलें। जब हाफिज सईद के घर के बाहर बॉम्ब फटा था तो जो लाहौर का जो आईजी था वो कहता है कि शुक्र है इतने इंपॉर्टेंट पर्सन की जान बच गई, शुक्र है हाफिज सईद साहब जो है उस टाइम घर पे नहीं थे। हालांकि कुछ व्लॉगर्स ने और साथ ही साथ इनके कुछ सहाफियों ने, जिनमें से आजाद सैयद एक थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में माना कि उनकी इत्तला के मुताबिक हाफिज सईद वाज वेरी मच एट होम, जबकि पाकिस्तानी दुनिया को कह रहे हैं कि वो जेल में है। पर मान ले वो नहीं भी है तो आपका मतलब पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कह रहा है ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? आज तक इन्होंने 2611 ट्रूथर्स बिठा रखे हैं। आप नजम सेठी जैसे लोगों को, हु वी ग्रू अप आइडियलाइजिंग दैट दीज आर बेटर पीपल फ्रॉम द अदर साइड, कंस्पिरेसी थियोरिस्ट बन के बैठ के आया बंदा। मतलब कुछ तो यार अपनी खुद की लेगेसी का थोड़ा ख्याल रखो। या तो सहाफी बन जाओ, या तो क्रिकेट बोर्ड हेड कर लो, या तो चीफ मिनिस्टर बन जाओ, या तो ब्रोकर बन जाओ, मतलब जो भी, लाइक यू कांट बी दैट गोविंदा फ्रॉम, देयर वाज अ मूवी ना राजा बाबू और समथिंग, जिसमें वो कुछ भी बन जाता है। मतलब एवरीबडी इज सो मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान, nobody knows कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या है, राइट? यू कैन ईदर बी अ कंस्पिरेसी थियोरिस्ट और बी अ सहाफी। सिर्फ ये कहना कि मुझे लगता है, मेरी चिड़िया ने कहा है कि ईरान में भी जयशंकर गए थे, उन्होंने कहा कि इनको डंडा करो, इनके ऊपर हमला करो। ताही जी, डू थिंग्स वर्क दिस वे? ये न्यूक्लियर वॉर का जमाना है, आजकल सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान मानता नहीं है, बट वो भी उनका, आपको पता है उनकी कितनी प्रोग्रेस है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपनरी। ये क्या मजाक है कि हम मतलब इस तरह की चीजें करें कि उन पे हमला कर दो, उधर स्ट्राइक कर दो? These things can blow out of proportion. Of all the countries, India will never do that. तो इस तरह की चीजें कहना और इलेक्शंस पर एस्पर्शंस कास्ट करना, जबकि पाकिस्तान में नजम सेठी साहब क्या कहते हैं कि भाई फौज एक हकीकत है, तल्ख हकीकत है, पर हमें उसे तस्लीम करना चाहिए। आप अपनी बात में डर के बैठ गए हैं कि भाई अब मैं इससे ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकता।
उधर आप कहते हैं कि लेट्स एक्सेप्ट इट, but when it comes to India, you take the harshest positions without realizing the ground realities and the challenges that India faces in the years ahead. We do have a jihad problem. Call me a bigot, but that's true. It's staring us in our face. I'm not saying the majority of Indian Muslims do these things, but there is a problem with the Muslims across the world. They cannot think beyond religion in so many ways. And this is a challenge जो आने वाले वक्तों में, अगले 10 सालों में दुनिया भर के लिए सरदर्द बनेगा, और आगे बहुत जगह में तो बन चुका है। और हम जो अब जर्नी देख रहे हैं पाकिस्तानी कमेंटेटर्स और यूट्यूबर्स का इनरोड करना भारत के अंदर, भारत में उनके हवाले से अब इन सालों के दौरान ये एक जागरूकता बन रही है कि भाई ये कौन से लोग क्लियर हैं, कहाँ खड़े हैं। देखिए, मैं आपको सोनम खुल के बात बताता हूँ। इवन तारिक फतेह जी, मेरा दावा है और मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरा उनसे बहुत करीबी रिश्ता रहा हर एतबार से, क्योंकि हम एक ही शहर में रहते थे और हफ्ते में एक बार तो बैठ के हम फेस टू फेस गप्पें लगाया करते थे। इस तरह का ताल्लुक था और हम ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इकट्ठी चलाया करते थे। तो तारिक जी तो हमारे भाई थे। अच्छा, उनको मेरी वजह से प्रॉब्लम होता था और मुझे उनकी वजह से बहुत प्रेशर आता था, लेकिन हमने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। लेकिन इवन तारिक फतेह जी को भी भारत में कुछ सर्कल्स होते थे, वो कह देते थे कि जी ये तो शायद तकैया कर रहे हैं, ये तो शायद डबल फेस दिखा रहे हैं। इवन तारिक फतेह जी को तो जब इतना ये, अच्छा, ये सस्पिशन होना या स्केप्टिकल होना, मैं इसको बुरा भी नहीं समझता फ्रैंकली। ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा होता है। अच्छा, अब उन जैसे शख्स के बारे में जब इतनी स्केप्टिकल लेंसेज लगे होते थे, तो ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनके बारे में तो वैसे ही भारत बहुत आसानी से जान जाता है। मेजर गौरव आर्या मुझे अक्सर कहते होते हैं, ताहिर जी, एक देसी दूसरे देसी से हाथ मिलाए तो उसे उसकी नीयत का पता चल जाता है। तो ये जो नीयत का पता चलना अब काफ़ी पता नहीं चल चुका क्या? जी, पता चल चुका है। और तारिक साहब को तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग इसलिए निशाना बनाते थे क्योंकि वो उनके व्यूज से एग्री नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये आदमी हिंदुस्तान में आके शायद लोगों में डिविजन्स पैदा कर रहा है। जबकि तारिक फतेह जी को सिंगल हैंडेडली क्रेडिट जाता है इस चीज का कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनको टैबू समझा जाता था, उन पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकता था, उन्होंने उनको मेन स्ट्रीम किया। और आज वो डिबेट का हिस्सा है। और डेमोक्रेसीज में इसी तरह होना चाहिए। आप किसी भी एकेडमिक इंक्वायरी को साइलेंस नहीं कर सकते, चाहे वो किसी मजहब पे हो, किसी पॉलिटिशियन पर हो, किसी पार्टी के कॉन्डक्ट पर हो, फॉर दैट मैटर किसी भी चीज पे हो। तो उनके तो जो लोग उनके अगेंस्ट थे, ज्यादातर तो वो पाकिस्तानीज थे या फिर भारत में ऐसे लोग जो शायद पाकिस्तान परस्त होंगे या जो जेन्युइनली महसूस करते होंगे कि उनके साथ उनका अग्रीमेंट नहीं है। पर इन लोगों की अगर हम बात करें तो अब इनकी जो खुद की ऑडियंसेस हैं, और तारिक फतेह साहब का आप देखें, अगर उनका एक कहीं बहुत पहले उन्होंने शायद इस तरह से कुछ खालिस्तान पे बयान दिया था, या जो उन्होंने बाद में डिसोन भी किया, उन्होंने कहा कि आई वाज मिसइन्फॉर्म्ड, या बहुत सारी चीजें मेरी ऐसी हैं जिनको लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। बट अगर आप उनके लास्ट 10, 12, 13, 15 साल देखें तो मतलब दैट मैन कंसिस्टेंटली वर्कड फॉर इंडिया। इनफैक्ट जिस दिन उनकी डेथ हुई है उसके कुछ दिन पहले जब मेरी उनसे आखिर में बात हुई है, इतना उन्होंने मुझे सहारा दिया और इतना उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मतलब ये चीजें छोड़ मत देना पीछे। उनके साथ इनका क्या मुकाबला है? ये तो वो लोग हैं कि जिनकी ऑडियंसेस इन पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत चेंज होते हैं ना। एक तो होता है कि आपकी एक हिस्ट्री थी, आपने उसको ओन कर दिया, डिसोन कर दिया, व्हाटएवर, आपने उसको एड्रेस कर दिया एंड यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। बट उसके बाद भी अगर आपकी बातों में जो है आपको डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं, एक तरफ से आप हिंदुस्तानियों से मोहब्बत जता रहे हैं, दूसरी तरफ से आप किसी ऐसे बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे बिठा रहे हैं, अपने चैनल पे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं जो हिंदू मजहब को गालियां देता है, तो आपकी नीयत पे सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे कि आपको कौन कह रहा है कि आप इन लोगों को लॉन्च करिए भारत में? क्यों आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जानबूझ के, जब आपको पता है कि भाई ऐसे लोगों को लोग नहीं पसंद करेंगे हिंदुस्तान में? दैट मीन्स या तो आपका सिर्फ एक मॉनिटरी मोटिव है, उसके बियॉन्ड आप सोच नहीं सकते, आपको लगता है कि भाई जहां से भी पैसा आ रहा है समेट लो, किसको बिठाना है, क्या है, मेरा कोई दीन धर्म है ही नहीं। या तो फिर आपको कोई कह रहा है पीछे से, और फिर लाइक आई सेड, इन लोगों में इंटेग्रिटी भी नहीं होती ना, एक दूसरे की बातें इतनी लीक कर देते हैं, यहाँ का वहां इतना करते हैं, इतनी खिचड़ी पकी हुई है। मतलब इंडिया पाकिस्तान में एक दूसरे को, जो ये कुछ इधर भी है ना इनके साथी दोस्त जो है, जो उनसे
खबरें झूठी मूठी उठा के यहाँ पे चला देते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो ये चीजें लीक हो जाती हैं, आपस में ये बातें करते हैं और ये पता चल जाता है, एंड 2 और 2 4 करना कोई बेवकूफ नहीं बैठा। और खैर मुझे तो अब कुछ ज्यादा ही पता है क्या क्या ही बोलूं मैं। मुझे तो यही लगता है कि भाई इन लोगों को यहाँ से मतलब भगाया जाए तो अच्छा है, जी। क्योंकि ये एक तो लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं मीडियोकर कंटेंट दिखा के पूरा दिन। मैं नहीं कहती कि कोई मुझे देखे या आपको देखे, वो तो लोगों का अपना एक उनकी मंशा है, पर कम से कम मतलब कुछ तो यार, थोड़ा तो क्वालिटी लेके आओ ना। डोंट डू थिंग्स फॉर द हेक ऑफ इट। और अगर आप इनको कॉल आउट करें तो फिर आप हार्डलाइनर हो जाते हैं, हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या नॉन एंटिटीज हो जाते हैं, भगवा कम और पता नहीं वो सनातनी कम और पता नहीं क्या क्या, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ टर्म्स फॉर अस गाइस, बट द बेस्ट पार्ट इज वी डोंट केयर। बिल्कुल ठीक बात है। हमें तो अपना काम करना है, अपने कारवान को आगे लेके जाना है। आखिर में दो एक बातें इस हवाले से भी, जैसे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स यूट्यूब के ग्रो करने के साथ साथ ग्रो किए, हर तरह की अच्छी बुरी बात करने वाले हैं। कुछ की जो पब्लिक कंजप्शन है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, कुछ की भारतीयों के लिए है, कुछ की जनरल है। इसी तरह भारत में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिनमें से आप खुद एक हैं जो इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं, और आपके और भी साथी, मैं बहुत सौ को जानता हूँ, काम कर रहे हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है, जो भारत में आप जैसे साथियों का जो इम्पैक्ट है, अब क्या वो हेल्प कर रहा है भारत को जो असल नैरेटिव है, यानी भारतीयों को असल नैरेटिव तक पहुंचने के लिए, जो वो पहले दूसरों पे डिपेंड करते थे, अब वो सीधी बात आपसे सुन लेते हैं, तो उनको अब ज़्यादा बेहतर नैरेटिव मिल रहा है। इस नुक्ता नज़र को आप कैसे देखेंगे? देखिए, आई विल नॉट इंक्लूड माई सेल्फ अमंग दोज दैट इन दैट लीग, यूट्यूबर्स का जो लीग है, बिकॉज वन, आई एम टू स्मॉल ऑन यूट्यूब, आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब एंड आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट ऑल्सो, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग माई कॉलिंग इज राइटिंग। आई लाइक टू राइट मोर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छी वक्ता हूँ या मैं बहुत अच्छी बात भी कर सकती हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, आई वर्क हार्ड, पर मैं किसी इस मंशा के साथ नहीं कर रही कि स्लोली मुझे किसी को रिप्लेस करना है। मुझे लगता है हर किसी की अपनी जगह है। अब देखिए ना, इन लोगों को जो देखते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हम इनको हंसने के लिए देखते हैं, मतलब मजाक उड़ाने के लिए देखते हैं, कि ये लोग पूरा दिन हमारी एंटरटेनमेंट करते हैं। तो मैं तो इस मंशा के साथ नहीं चल रही कि मुझे किसी को भी रिप्लेस करना है, बिकॉज आई फील लाइक आई हैव टू क्रिएट माई ओन नीश। पर हाँ, बहुत सारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि आई एम नॉट रियली अ यूट्यूबर, आई एम एन एनालिस्ट हु आल्सो हैज अ यूट्यूब चैनल। मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ, मैं अपना एनालिसिस ट्विटर के माध्यम से भी लोगों से साझा करती हूँ। पर कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है, तो उस तरह की कैटेगरी के लोग भी हैं हमारे यहाँ, एंड आई होप कि वो इस लेवल तक ना आए कि, क्योंकि फेक न्यूज इधर भी बहुत चलती है ना, मतलब सिर्फ वो दिखाना कि जो लोग देखना पसंद करेंगे। सो आई थिंक वी नीड टू रियली फोकस ऑन क्वालिटी, एंड स्लोली लाइक यू सेड वो हो रहा है, वो जागरूकता कहते हैं या अवेयरनेस वो लोगों में आ रही है धीरे धीरे, कि भाई ये लोग जो उधर से हमारा टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं, एंड पीपल आर मूविंग टू इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, but their penetration is too deep. And I heard from some people here and there that these things are being deliberated upon, क्योंकि अब इन लोगों की इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स गई हैं गवर्नमेंट के पास भी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वहां से भी इनका पत्ता कटे। जिनकी बैठ के पूरा दिन बुराइयां करते हैं वहां तो वैसे इनको कोई देखता नहीं है, तो हो सकता है यहाँ से भी कट जाए। तो फिर अल्लाह भरोसे फिर समझ आ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होता है। भाई हमारे पास तो यूट्यूब नहीं होगा, कल कोई बंद कर देगा, हम नौकरी कर लेंगे, मैं ट्यूशंस पढ़ा लूंगी, और कुछ छोड़ दो, घर पे बैठ के 15 बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा दूंगी, इंग्लिश पढ़ा दूंगी, साइंस पढ़ा दूंगी, आई विल स्टिल बी एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं भी करनी। सो आई डोंट नो व्हाट देयर फ्यूचर विल बी, बट आई डू होप, एंड दीज आर माई क्लोजिंग रिमार्क्स, कि लोगों को थोड़ा सा इस चीज पे डेलिब्रेट करना चाहिए कि हमेशा जो आपकी तारीफ की जाती है, जरूरी नहीं है कि वो आपका फायदा कर रही है। कभी कभी आपको एक पेडेस्टल पे बिठाने के लिए किया जाता है, ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाएं और आप इस इल्यूजन में जिए कि भाई वी हैव ऑलरेडी अराइव्ड। द फैक्ट इज वी हैवंट, वी हैव डन अ लॉट एंड वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो अपने पैरों को जमीन पे रखें। लोग आपको कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की, हवा में ना उड़ें, और फोकस ऑन द ग्राउंड रियलिटीज एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी।
बहुत आखिर में कंक्लूड करते हुए, भारत के इलेक्शन चल रहे हैं और लगता है हमें कनाडा में बैठे हुए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी री इलेक्ट होंगे, उनकी पार्टी दोबारा पावर में आएगी, ऐसा ही हमें दिख रहा है। तो इस सूरत में, इस सिनेरियो में, मोदी 3 गवर्नमेंट की सिचुएशन में ये जो किरदार है सोशल मीडिया का, प्रिसाइजली यूट्यूबर्स का, जैसा कि आज हमारा फोकस उस पर है, ये आपको कैसे आगे और मैच्योर होता नजर आएगा? ऑफ कोर्स एक ट्रेंड है पॉलिटिकल पार्टीज में कि वो सोशल मीडिया को बहुत अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, और एक थियरी यहाँ पर ये भी कही जाती है कि इवन जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको इसलिए नहीं बैन किया जाता क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गवर्नमेंट के नजरिए से सोचें तो ये पूरा दिन बैठ के इंडियन गवर्नमेंट का गुणगान करते हैं, सो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स देयर नैरेटिव, राइट? तो हर जो पार्टी होती है वो इस तरह से भी जरूर सोचती है, एंड आई थिंक दिस स्पेस इज ओनली गोइंग टू ग्रो इन इंडिया, क्योंकि पहले क्या था, यूट्यूब पर जो लेफ्ट है उसका बोलबाला था, उनकी डोमिनेंस थी, पर धीरे धीरे अब जो आप कंजर्वेटिव साइड के लोग देखें जो पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड एंड हु हैव लाइक प्रोफेस्ड कि उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है, कौन सी पार्टी के साथ वो एसोसिएट करते हैं या अलाइन करते हैं, उस तरह की जो स्पेस है वो भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड आई थिंक दिस स्पेस इज ओनली गोइंग टू ग्रो, क्योंकि आगे जाके और टफ कॉम्पिटिशंस होंगे। ऑलरेडी इस तरह से सुनने में आ रहा है कि कंपटीशन टफ है, जिस तरह से बहुत लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई फिक्स्ड मैच है और बीजेपी तो विन ही कर रही है, ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि बहुत टफ कंपटीशन है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, and I hope this space continues to grow in India because we are a democratic country end of the day, और जहाँ पर लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनके लिए भी एक तोड़ होना चाहिए, पर ओवरऑल जो बंद नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों को, जिस तरह के स्टेप्स पाकिस्तान में लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया और आपकी बातचीत हमेशा थॉटफुल होती है, मीनिंगफुल होती है। हम बहुत धन्यवादी हैं और आने वाले दिनों में फिर आपको ज़हमत देंगे और आपकी राय डिफरेंट इश्यूज़ पे ज़रूर लेंगे। व्यूअर्स, सोनम महाजन साहबा की आपने बातचीत सुनी, ख़ुद भी इनका यूट्यूब चैनल बहुत डायनामिक यूट्यूब चैनल है और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उस पर खुल के एनालिसिस करती रहती हैं। आज इन्होंने हमें वक्त दिया, हमने इन मामलात पर जनरलाइज जो सिचुएशन है उस हवाले से बातचीत की, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और आप हमारी ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेज़ॉन फायर पे डाउनलोड करके यू कैन वॉच टैग टीवी न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.